जम्मू कश्मीर के लोग चोर हैं, बिजली चोरी करते हैं। और अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो खुद चीफ सेक्रेटरी साहब और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाता है और पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर जो है वो 5वें नंबर पे है। लेकिन आर.के. सिंह साहब एनर्जी मिनिस्टर हमारे राज्यसभा में जो पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 60% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चोरी की जाती है जम्मू कश्मीर के अंदर। हालांकि जम्मू कश्मीर से बिजली बना के जो है वो बाहरी राज्यों को जो है वो दी जाती है और ख़ुद जम्मू कश्मीर के जो निवासी है, जहाँ से बिजली पैदा होती है, यहाँ के लोगों को उस बिजली से जो है वो वंचित रखा जाता है। स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं, कश्मीर के अंदर भी लगा दिए गए, अब जम्मू की तरफ भी रुख किया हुआ है। कई इलाकों के अंदर, कई मोहल्लों के अंदर जो है स्मार्ट मीटर्स के ख़िलाफ़ भी जो है वो बोला जा रहा है। अब आर.के. सिंह जी ने ये किस तरह से ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग चोर हैं, अब वही जाने। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय गुस्सा जो है वो अपोजिशन के नेताओं के अंदर इस समय फूट के भरा हुआ है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग चोर किस तरह से है। आज बातचीत करने के लिए विजंत पठानिया साहब है मेरे साथ यहाँ पे, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं जम्मू अर्बन डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के। इनसे बातचीत करते हैं। पठानिया साहब, जम्मू कश्मीर के लोग चोर हैं, आर.के. सिंह साहब कहते हैं बिजली यहीं पे पैदा होती है, यहीं से बिजली जो है वो बाहर भेजी जाती है और उसका पैसा का भी कोई आता पता नहीं रहता। लेकिन अब यहाँ पे स्मार्ट मीटर्स भी लगाए जा रहे हैं, उसका पैसा भी जो है वो सरकार ले रही है। बाहर जो बिजली बेची जा रही है उसका पैसा भी सरकार ले रही है, लेकिन फिर जम्मू कश्मीर के लोग चोर हैं। तो ये उनका बयान जो राज्यसभा में दिया मैंने भी सुना है, और ये उन्होंने बड़ा गंदा सा भद्दा सा आरोप लगाया हम जम्मू कश्मीर वालों के ऊपर। वो बात कर रहे थे TND लॉसेज की, जो ट्रांसमिशन लॉसेज होते हैं, कि नागालैंड सबसे ऊपर है और जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पे है। यहाँ की जो आम जनता है वो कोई नहीं के बराबर चोरी ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकारी इतने बड़े बड़े दफ्तर हैं, महकमे हैं, अब शायद शुरू हुआ, नहीं तो वो कौन सा बिल देते थे। मतलब उनका नज़ला भी आम जनता के ऊपर गिराया जा रहा है। सरकारी महकमे हैं, सरकारी दफ्तर हैं। आपने कभी देखा होगा कि सर्दियों में जो गवर्नमेंट के ऑफिस होते थे, कितने बड़े बड़े हीटर जल रहे होते थे और लोगों के हीटर उठा के फेंकते हैं। मतलब ये गंदा आरोप है। ये बिजली हमारे यहाँ पैदा होती है, हम यहाँ से बाहर भेजते हैं। अब गवर्नमेंट अपना घर संभाले और जनता के ऊपर ये आरोप ना लगाए। हम लोग एक स्वाभिमानी लोग हैं डोगरे, उन्होंने चोरी का जो आरोप लगाया ये बहुत गंदी बात है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। उनको अपने जो उनके हैं आंकड़े वो सीधे करने चाहिए। क्यों हो रही है, कौन कर रहा है? आप सीधा जनता पे आरोप नहीं लगा सकते। नहीं, कुछ ऐसे सरकारी बिल्डिंग्स भी हैं, या GMC की बात करें या और भी बड़े बड़ी नामी ग्रामी बिल्डिंग्स हैं जम्मू के अंदर ही, जिनका करोड़ों रुपए बिजली का बिल पेंडिंग है। लेकिन वो सरकारी बिल्डिंग्स, उनका नाम नहीं लिया जाएगा। आम जनता जो मतलब कि एक बल्ब जलाती होगी, रात को एक पंखा लगाती होगी, वो चोर होगी। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आम जनता पे आप सीधा उंगली उठा रहे हो। जो स्वाभिमानी लोगों के ऊपर, आप किसी घर में भी देखो, हर घर मीटर लगे, बिल्कुल ढंग से बिल जाता है। ये सब चोरी हो रही है। गवर्नमेंट जो ये महकमे हैं, उसके बाद जितनी पैरामिलिट्री फोर्स आगे बच्चे उनकी बिजली चल रही है, तो वो सब उसको छुपा लेते हैं और सारा जो ठीकरा फोड़ देते हैं आम जनता के ऊपर। इसकी हम मतलब ये बात जो है, इसकी हम निंदा करने वाली बात है। गलत बोला उन्होंने ये। एक मैंने जो आपकी ही सदर के साथ मैंने इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू के अंदर मैंने लोगों तक ये बात पहुंचाने का प्रयास किया था। हालांकि हम लिकर के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन हमने जब लिकर सरकार बेच ही रही है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हर चीज़ को जो है वो टटोला जाए, खंगाला जाए। उस लिकर पॉलिसी के अंदर जब हमने आंकड़े निकाले, जब जम्मू कश्मीर के लोगों के पास ये पॉलिसी थी, जब ये ठेका था, तो उस समय रेवेन्यू जो था वो काफ़ी हद तक बढ़ा और आए साल बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब से बाहर के लोगों ने जो है ये पॉलिसी ली है, इस पॉलिसी के ऊपर कब्ज़ा जमाया है, तब से सरकारी ख़जानों की अगर बात की जाए तो पैसा घटा है, रेवेन्यू घटा है। हालांकि अगर ठेकों की बात की जाए, वाइन शॉप्स की अगर बात की जाए तो बड़े हैं, घटे नहीं हैं। लेकिन वहीं पे अगर वाइन शॉप्स बड़े हैं तो रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, यहाँ पे रेवेन्यू घट रहा है, तो फिर चोर जम्मू कश्मीर के लोग। देखो, उसमें ऐसा है कि अगर हमारे जो पार्टी के जो चेयरमैन है चौधरी लाल सिंह जी, उनका तो नशे के खिलाफ स्टैंड है। हमारा स्टैंड है कि ये बंद होना चाहिए। अगर बंद नहीं किया करती गवर्नमेंट, तो जो हमारे लोकल आदमी, जो स्थानीय लोग काम कर रहे थे, उनसे काम क्यों छीना? जबकि वो तो एक गवर्नमेंट के रेवेन्यू कलेक्टर थे। अगर कोई चीज़ गवर्नमेंट फिक्स करती थी रेट 100 रुपये का, हम 100 रुपये के बेचते, उसमें हमको 10 रुपये 15 रुपये जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया था वो हमको मिलता था, और हम हर साल रेवेन्यू बढ़ा के देखते थे। अगर आप पिछले आंकड़े निकालेंगे, जब पुराने लोग काम कर रहे थे, पुरानी पॉलिसी थी, हमारी पॉलिसी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान से की सबसे बढ़िया पॉलिसी थी, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल था, माफियाज़म नहीं था।
कोई ओवर चार्जिंग वाले ड्रामे नहीं थे, कुछ मिलावट नहीं होती थी। तो जब इन्होंने ये पॉलिसी चेंज किया, उसने 2000 करोड़ समथिंग हमने रेवेन्यू दिया था। अगले साल कम हुआ, उसके अगले साल और कम हुआ, जबकि पुराने लोग काम करते तब में 228 के लगभग दुकानें थी, वो भी बड़ी हैं। और रेवेन्यू हम एक्साइज का हमेशा बढ़ता है, कम नहीं होता है। ये कम क्यों हुआ? जो भी 1500 करोड़ का अब तक नुकसान हुआ होगा, उसकी जिम्मेवारी किस पे जाएगी? उसका मतलब ठिकरा किसके सर फूटेगा? जिन्होंने पॉलिसी बनाई, जिन्होंने उसको अप्रूव किया। क्या वो तो जनता का पैसा था? ये तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है कि पब्लिक जो मनी थी वो आपने मिसयूज़ हुई है। बाहर से आके माल बिक रहा है। पीछे में सुनने में आया था कि बड़ी नामी कंपनी, में नाम नहीं लूँगा, उसको 1.25 करोड़ 25 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है कि वो कम फीलिंग का था। कुछ की डिग्रियों के मसले आ रहे हैं। आगे अगर इसी हिसाब से चलता रहा, माफिया हावी होता रहा, तो जम्मू में भी आपको खबर आएगी कि ठेके से शराब लेके इतने लोग मर गए। मतलब रेवेन्यू का लॉस तो उसका जवाबदेही किसकी है? कौन देगा जवाब? प्रॉपर्टी टैक्स की अगर बात की जाए, प्रॉपर्टी टैक्स सरकार कहती है कि बहुत ज़रूरी है, ये जनता की डेवलपमेंट के लिए ही जो है इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए, एलजी साहब के 2 बयान हैं इसके ऊपर, प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर। एक बयान ये कहता है कि सेंटर से बिजली का पानी, जम्मू कश्मीर जैसी छोटी यूनियन टेरिटरी के अंदर सेंटर से ना बिजली का पैसा आता है, ना पानी का पैसा आता है। तो ऐसे शहर के अंदर जो है अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया तो हल्ला हुल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये टैक्स लगा दिया जाएगा तो सेंटर से फंडिंग आना शुरू हो जाएगी, नहीं तो अन्यथा अगर ये टैक्स नहीं लगता है तो पैसा जो है वो लैप्स हो जाएगा। दूसरा पहलू इसका ये है कि माननीय उपराज्यपाल साहब ये कहते हैं, जो जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स इस समय जम्मू को तैयार किया जा रहा है स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स के अंडर, ये पैसा जो है जो जनता जो टैक्स भरेगी, ये पैसा जो है जम्मू स्मार्ट सिटी के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर क्लियर कट स्टैंड नहीं है कि ये पैसा इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा। डिप्टी मेयर साहब कहते हैं कि अगर ये टैक्स नहीं लगता तो हम अपने मुलाजमों को जो है वो तनख्वाह नहीं दे पाते। मतलब कि इनका आपस में ही जो है वो कुछ ना तालमेल जो है वो नहीं बैठता। देखो, मेरे को याद है कि कुछ वक्त पहले श्रीनगर में कहीं एलजी साहब ने बयान दिया था कि लोग अफवाह फैला रहे हैं। मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ कि जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। जब हेड ऑफ द स्टेट वही अपनी बात में नहीं टिके तो जनता उन्हें विश्वास क्यों करेगी? अभी ये बोलते हैं हमने बिल्कुल थोड़ा सा कोई टैक्स लगाया है, कल को ये बढ़ा दें तो इनका कोई भरोसा नहीं है। सेंटर से आगे स्मार्ट सिटी के आगे इतने पैसे आ रहे हैं तो वो फंड्स कहाँ जा रहा है? उसकी तो बंदर बांटी है। अब जो बावेली माता है उसकी सड़क की हालत देख लो, नवरात्रों में क्या बुरी हाल की है वहाँ। अब गांधीनगर में फिर से तोड़ के नए नए फुटपाथ बना रहे हो, उसकी ज़रूरत नहीं है, वेस्टेज ऑफ मनी है वो, मतलब वो वेस्टेज ऑफ मनी है। उसके बाद मैंने कहीं इनका डिप्टी मेयर का बयान सुना था कि 350 करोड़ का हमारा खर्चा है महीने इसका, साल का, म्यूनसिपैलिटी का, और हमको 23 की 25 करोड़ में रेवेन्यू आता है। तो उस पर सोशल मीडिया में मैंने कमेंट डाला था कि आप कुर्सी खाली कर दो, मेरे को दे दो, मेरे को बिठाओ वहाँ, मैं आपको बिना कोई टैक्स लगा ऐसा तरीका बताऊँगा कि आपको 200 से 250 करोड़ रुपया जो है रेवेन्यू बिना किसी को तंग किया आएगा। नहीं, ये रेवेन्यू की आपने भी बात की, मैं भी इसमें एक सवाल ऐड करना चाहूँगा। म्यूनसिपैलिटी जब सुबह आती है, एक गीला कचरा सूखा कचरा गाड़ी आती है, हर महीने के बाद ना वो एक पर्ची काटते हैं, चाहे दुकानदार हो चाहे घर वाला हो, 200 रुपये पर्ची काटते हैं हर महीने। अगर साल की बात की जाए तो वो 200 × 12 किया जाए तो बनता है आपका 2400 रुपया। 2400 रुपया हम इसका बेफालतू का दे रहे हैं, चलो सफाई के लिए दे रहे हैं जो भी है, तो फिर प्रॉपर्टी टैक्स किस चीज़ का? वही ना, इनको अपना घर सीधा करना है। जो ये रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं उसकी यहाँ कंप्लाइंस नहीं हो रही। ये देख सकते हैं कि जम्मू में कितने घर हैं, उस हिसाब से लोगों को करें कि लोगों को सफाई भी मिले तो लोग इसको पैसे देने को तैयार हैं। सफाई का नामो निशान नहीं है, बस नई नई चीज़ें लगाई जा रहे हैं। देखो, जम्मू शहर जो है अभी छोटा सा शहर है, अभी कोरोना में था, कोरोना से निकले हम, व्यापारियों की बुरी हालत है। कोई ऐसा नहीं है। टैक्स कब लगता है? टैक्स लगाते हैं जब जनता खुशहाल हो, सब कुछ ठीक हो, तो जनता भी बोलती है ठीक है कि हम भी अपना योगदान देते हैं कि राज्य का रेवेन्यू बढ़ाने में। कोई वक्त देख के काम होता है ना। अब तो ये तो फरमान निकली जा रहे हैं, एक तरफ बोलते हैं कि टैक्स नहीं लगेगा, दूसरी तरफ आर्डर आ जाता है। जब लोग उसका विरोध करते हैं फिर बोलते हैं जी हम एक महीने का टाइम देते हैं, कोई ऑब्जेक्शन है तो जनता अपने दाखिल करे। ये कौन सा निज़ाम चल रहा है? ये कोई हद से परे है। अब इसके बाद मैं माइनिंग पे खुद ही बोलूँ, माइनिंग में भी इस पर क्या हुआ है आपको पता? ऑक्शन हुई, करोड़ों में गई। एक आदमी को छोड़ के शायद झज्जर कोटली का जिसने लिया होगा उसने पैसे, बाकी इसने पैसे जमा नहीं कराए। मतलब बोली इतनी बड़ी दे दी है कि पैसे जमा नहीं कराए। अब डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, जो सेकंड हाईएस्ट बिडर है
उसके तरले कर रहा है, वो भी जमा नहीं कराएगा, पूरा सिस्टम क्लैप्स। अगर ये बोलते हैं जितनी ज़्यादा बोली इतना रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे तो अल्टीमेटली उसका खमियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। पैसे तो उन्हें वहीं से लेने हैं, जो चीज़ 4,000 की वो 8,000 की बिकेगी, और उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। खुदाई का भी सिस्टम, एक साइंटिफिक सिस्टम होता है, कितना खोदना है, कहाँ खोदना है, मतलब धड़ल्ले से हमारी रेत बजरी लूटी जा रही है, अपनी कहाँ कहाँ तक जा रही है, पंजाब दिल्ली कहाँ कहाँ तक जा रही है। और जो एक आम आदमी रोज़गार ये दे नहीं पा रही, किसी का घर है बेचारा खाट के किनारे, उसने ट्रैक्टर डाल लिया, उसने भी पेट भरना अपने बच्चों का, वो खाट में जाएगा ट्रैक्टर लेके, उसको बोलते हैं इलीगल माइनिंग कर रहा है। ये कौन सी तरीके की डेवलपमेंट कर रही है? अगर कोई अपने हिसाब से कोई खुद अपनी मेहनत से काम करना चाह रहा है उसको चोर बोलते हैं ये। और ये आगने जो लूट है उसके बारे में अपना खुश चुप है प्रशासन। ईंट भट्टा का ईंट का काम देख लो, जो लोकल लोग थे, हमारा रोज़गार भी दिया हुआ था, उनको 100 चीज़ें होती हैं, पोल्यूशन की एनओसी लेनी है, हर चीज़ के टैक्स वैक्स देना है, बाहर से बड़े बड़े ट्राले आते हैं, कहीं लगते हैं, उनकी क्वालिटी का कोई पता नहीं, थोड़ा सा रेट का फ़र्क है, आगे बेच के निकल जाते हैं। ईंट भट्टे हमारे बंद हो गए, मतलब जम्मू का जो लोकल व्यापार है उसको ख़त्म किया जा रहा है। आम व्यापारी भी दुखी है। टूरिज़्म की बात करते हैं अगर ये, तो टूरिज़्म सारा कश्मीर, जम्मू में कौन सा टूरिज़्म? इनको जब इंडस्ट्री के पीछे पड़े हैं, टूरिज़्म को डेवलप क्यों नहीं करते? मेरे को किसी ने बात की थी, बरवाल में 4 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, 4 लाख पेड़। ये कौन सी डेवलपमेंट है? और हिंदुस्तान अगर कोई साफ हवा ले रहा है ना, वो हमारी मेहरबानी है। J&K, हिमाचल, ये कोई उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट स्टेट, तो इनको डेवलपमेंट का मतलब ही नहीं पता। हर स्टेट के हिसाब से डेवलपमेंट होनी चाहिए। हम लोग तो फेफड़े हैं हिंदुस्तान के, हम ही तो अब तो माता वैष्णो देवी जी को भी छेड़ा जा रहा है, वहाँ पे भी कभी स्काई वॉक बनाया जा रहा है, कभी हेलीकॉप्टर की सेवाएं, VVIP सेवाएं वहाँ पे जो है वो लोगों की, अब गंडोला भी वहाँ पे जो है वो। देखो ये इनकी डेवलपमेंट का कोई नज़रिया अलग है। जब ये विदेशों के बड़े दौरे करते हैं तो उनके हिसाब से देखते हैं, यहाँ उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं है। एक ये श्रद्धा का केंद्र है, पहाड़ों की बुरी हालत कर दी है, देखिए ना, पहाड़ों में क्या किराया आ रहे हैं, नई नई सुरंगें निकली जा रही हैं। पीछे हम गए थे, पुंछ गए थे हम लोग, उस रोड की वो हालत कर दी उन्होंने, बड़े बड़े पहाड़ तोड़ के, जो सिस्टम पहाड़ को हिला रहे हैं, तो वो तो हमारे लिए उम्र भर का स्यापा बना देंगे। अब जम्मू श्रीनगर रोड का हाल देख लो, क्या हाल है वहाँ। डेवलपमेंट जो है एरिया के हिसाब से होनी चाहिए। सड़कों से हर जगह चौड़ी सड़कें निकालने से डेवलपमेंट नहीं होती, उसके कुछ लोकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, वो चीज़ें इनको सब ध्यान में रखनी चाहिए। मतलब पुंछ रोड पे गया, मेरा दिल दुखी हो गया, कितने पेड़ काटे हुए हैं, वो पूछो ही मत। युवाओं को सड़कों पे पीटा जा रहा है। एपटेक के खिलाफ युवा सड़कों पर आते हैं, और फिर वही एपटेक की बात को मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जोड़ूंगा। एपटेक कंपनी चोर है, बाहर की है, लेकिन फिर जम्मू कश्मीर के लोग चोर कहलाते हैं। युवाओं को पीटा गया, आवाज़ उठाई गई। आवाज़ उठाने के बाद कई नेता बाहर आए और कहने लगे कि ये एग्ज़ाम हमने डेफ़र करवाया। चलो, जिसने भी करवाया हो, लेकिन ये युवाओं की मेहनत है जिसने भी डेफ़र करवाया हो ये एग्ज़ाम। उसके साथ साथ LG साहब का एक बड़ा बयान आता है, और LG साहब ये कहते हैं कि अगर मेरे समय के अंदर कोई भी धांधली हुई हो, मुझे उसका सबूत ला के दें, मैं अगले ही क्षण जम्मू कश्मीर छोड़ के चला जाऊँगा, जम्मू कश्मीर छोड़ के UP चला जाऊँगा। और अगले ही दिन JKSSB के एस्पायरेंट, फायर एंड एमरजेंसी के एस्पायरेंट, वो सब सड़कों पे आगे उन्होंने सबूत दिए। उन्होंने कहा कि ये देखिए LG साहब, ये आपके समय पे ही हुआ है ये धांधली। लेकिन LG साहब फिर आज यहीं पे। कल हम गए थे, हमारे जो चेयरमैन साहब, उनका निर्देश था कि फायर एंड एमरजेंसी वालों को सपोर्ट देने जाना है। तो वो श्रीनगर से लोग आए थे, बोलते हमने उनको पूरे प्रूफ दिए हैं, एक घर के 4-4, 5-5 लोग लगे हैं। उन्होंने कमेटी बनाई है, उन्होंने महीने का वक्त मांगा था LG साहब ने, आज 4 महीने हो गए। कल उन्होंने प्रदर्शन किया कच्ची सोनी से लेकर आगे तक, उनको राजभवन जाने नहीं दिया गया, तो उस पर कोई असर नहीं। एपटेक वाले देखो, एपटेक वाले ने बोला ये सबूत है हमारे पास। मतलब मैं आपको पहली बात बोली थी, जिस राज्य का हेड, उसकी बात पे लोग यकीन नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा ये सिस्टम? उसकी बात पे यकीन नहीं करें, कैसे चलेगा सिस्टम? देखो, इतिहास में पहली बार हुआ हमारे लड़कियों पे लाठीचार्ज हुआ। वही मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ। युवा देश की रीढ़ की हड्डी हैं, हड्डियों के ऊपर ही जो है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर ही जो लाठियाँ मारी जा रही हैं। उन युवाओं के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा जा रहा, उनसे बातचीत करके रास्ता नहीं निकाला जा रहा, बल्कि उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सड़कों के ऊपर घसीटा जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाती है ये सरकार, लेकिन उन्हीं बेटियों को जो है वो सड़कों पे लाके बिठा दिया है। कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो सड़कों पे बैठे हुए हैं? कब ये सरकार जागेगी और कब ये लोग जागेंगे? मैं तो लोगों से अपील करूंगा कि उनको इकट्ठा होकर जागना पड़ेगा, अपने आत्मसम्मान के लिए, आन बान के लिए जागना पड़ेगा। ये जो जिनको अपने एक परमानेंट ठेका दिया होता ना हमने जम्मू का विरोध करने का,
ये अपना बीजेपी वाले, इनका तो मुंह में दही जमा हुआ है। जब उन पर पिटाई होती है कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ छोटा सा काम होगा छाती ठोकने आ जाएंगे हमने यही किया है। इनको बोलने से रोका किसने है? जो छोटी सी कोई बात होती थी तो आसमान सिर पे उठा लेते हैं ये लोग। जम्मू आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा हुआ है ये। अब ये चुप क्यों है? मतलब किससे डर रहे हैं ये? इसका मतलब जम्मू में जो हो रहा है दिल्ली से निर्देश आ रहे हैं। अब तो हमारा हर जो डिफेक्टर है तो दिल्ली का ही है ना, हम केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन है। तो जम्मू में जो हो रहा है क्या उनका उन तक नहीं पहुंच रहा कि हमको जो जलील किया जा रहा है? वो डोगरा कौम जिसने हिंदुस्तान की सरहदें बढ़ाई थी, कोई और हिस्ट्री में बता दो। पर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के कहते हैं कि जो भी माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर इस समय जो फैसले ले रहे हैं, मतलब कि जो बुरे फैसले, अच्छे फैसले वो तो खुद पे ले जाते हैं, बुरे फैसले जो ले रहे हैं ये मोदी सरकार नहीं कर रही, ये माननीय उपराज्यपाल का अपने निजी फैसले हैं। नहीं, ये माननीय उपराज्यपाल जो निर्देश कहाँ से आता है? पाकिस्तान से आता है, इस्लामाबाद से आता है निर्देश उनको। ये इतने पावरफुल हैं कि दिल्ली नहीं चाहती उसके बाद भी ये कर रहे हैं। इसका मतलब दिल्ली का हाथ है इसमें। हम जो है स्वाभिमानी डोगरों को जलील कर रहे हैं, उनका हाथ है और बीजेपी बिल्कुल साथ है उनके। मैं तो जनता से अपील करूंगा कि इनको जो इनकी औकात है वो दिखा दो इनको। इनकी 2-4 सीट की औकात ही उसी औकात में ले आओ, ये उसी काबिल हैं ये लोग। जो लोग उन्हें राजनीति कहाँ करनी है? यहीं करनी है ना। जिन लोगों के साथ नहीं चल रहे, उनके दुख दर्द में नहीं बोल रहे, बस हम कोशिश कर रहे हैं। वो भी बेचारे जाते हैं युवा, उनको कोई ना कोई आश्वासन दे देते हैं, हाँ जल्दी हो जाएगा जल्दी हो जाएगा। डेली वेजर का मुद्दा देख लो, अब तक हल हुआ है? कितनी देर उनको बैठे हुए? अब तो उनका SRO भी खत्म करने अब तो SRO 520 भी ख़त्म करने वाले। ये जन विरोधी सरकार है। अगर इनको इतना ही है तो इस चुनाव कराएं और जो जनता अपने नुमाइंदे चुने वो देखेंगे उन्होंने क्या करना है। ये तो 3 लोग बंद कमरे में बैठ के वो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बनाई हुई है, जो फरमान आता अफसरशाही इतनी हावी है, पूछो मत। मैक्सिमम अफसर बाहर के लाए हैं, वो आएंगे 1-2 साल नौकरी के लिए चलेंगे। उनको हम लोगों से कोई प्यार थोड़ी है। कोई जो ये लोकल अफसर होगा उसने यहीं रहना है, उसको पता है कि क्या सही है, क्या शहर का मिजाज क्या है, लोग किस किस्म के हैं। मतलब ये लोग जिन प्रदेशों से ये लोग आए ना, ये वो वाला माहौल यहाँ बनाना चाहते हैं, वो हम यहाँ बनने नहीं देंगे। उसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा। हम चौधरी साहब के नेतृत्व में लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। बिल्कुल साफ तौर पे विजंत पठानिया साहब का एक ही क्लियर कट स्टैंड है कि यहाँ के लोगों को जागना होगा। अगर यहाँ के लोग जागते नहीं हैं तो वो समय दूर नहीं है जब यहाँ के लोगों का जो है वो विनाश हो जाएगा, क्योंकि युवाओं को लाठियाँ पड़ रही हैं, एम्प्लॉय सड़कों पर हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को चोर कहा जा रहा है और रिसोर्सेज हमारे यहीं के, फिर भी हम लोगों को जो है वो चोर कहा जा रहा है। जब हमारे लोगों के पास पॉलिसीज़ थी उस समय गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता था, आज जब बाहर के लोगों के पास पॉलिसी है तो रेवेन्यू घट रहा है। इसका सबूत मैंने आपको एक इंटरव्यू में पहले भी दिया, जब मैंने चौधरी लाल सिंह जी के साथ इंटरव्यू किया था, वो लिखकर पॉलिसी का आपके सामने कागज़ रख के। फिलहाल अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप इसी तरह से बने रहे जगह मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।